पिछली क्लास में हम लोगों ने संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के गठन के बारे में बात की थी और उसमें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी निकल करके आई कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो पार्शियली इलेक्टेड था और पार्शियली नॉमिनेटेड था, यानी कि कुछ सदस्य यानी अधिकतर सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंसेस से, जो उस समय की वहाँ की प्रांतों की जो विधानसभाएं थी यानी लेजिस्लेटिव असेंबली थी, वहां से चुन करके आए थे। और चुने कैसे गए थे? तो उनका चुनाव हुआ था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से। तो वो जो सदस्य चुनकर आए संविधान सभा में, प्लस जो देसी राज्य थे यानी जहां पर राजाओं का शासन था, उनसे जो चुनकर लोग आए, उन सब से मिलकर संविधान सभा का गठन हुआ। और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई और उसके बाद इसकी प्रक्रिया शुरू हो गई। संविधान के निर्माण के लिए जो प्रयास किए जाने थे वो शुरू हुए। फिर 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई और उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई उसमें डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू ने, आपने देखा कि संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव जो है उन्होंने वहां पर रखा। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव में बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें थी जिसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। और उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को ऑन 22 जनवरी 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। 22 जनवरी 1947 को, तो ये डेट याद रखना है क्योंकि 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946 और इस दिन उस प्रस्ताव को रखा गया। और उस प्रस्ताव को जो 13 दिसंबर यानी जो पर्पस प्रपोजल भी कह सकते हैं उद्देश्य प्रस्ताव को, तो उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया गया संविधान सभा के द्वारा 22 जनवरी 1947 को। तो ये एक बड़ा कदम था और खासकर मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छी तरह बताया है कि ये उद्देश्य प्रस्ताव जो था क्यों जरूरी था और किस तरह से ये भारत के संविधान के महत्वपूर्ण प्रावधानों की आगे चलकर बेसिस बन जाती है यानी आधारशिला बन जाती है। उसको मैंने डिटेल में पिछली क्लास में आप लोगों को बताया है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करके उसके पूरे वीडियो, जितने भी वीडियोस इसमें हैं उन सबको एक बार आप कोशिश करिए देखने की। और जो भी वीडियो आप देखते हैं उसको पूरा देखिए क्योंकि उसमें बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां उसमें इन्वॉल्व होती हैं और साथ ही साथ आपको बेहतर महसूस होता है, आपका नॉलेज बढ़ता है। आप उसे लाइक करिए, आप उसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप करते हैं तो ये मेरे लिए आगे के लिए फीडबैक भी होगा और मोटिवेशनल भी होगा। तो आइए हम आज की बात पर शुरू करते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि संविधान आगे बढ़ेगा कैसे? भाई ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव आ गया। अब यहां पर शुरू होती है बात कि संविधान को बनाने के लिए बहुत तरह की हमें थॉट्स की जरूरत है, बहुत सारे लोगों की मदद की जरूरत है, बहुत सारे विशेषज्ञों यानी जो स्पेशलिस्ट हैं उनकी जो विचारधारा है देश के बारे में, उनकी हमें मदद की जरूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने सदस्यों को लेकर के कुछ कमिटीज बनाई। इन कमिटीज को हम दो भागों में बांट देते हैं, एक मेजर कमिटीज और दूसरा माइनर कमिटीज। मेजर कमिटीज की संख्या जो थी वो 8 थी और माइनर कमिटीज बहुत सारी थी, फिर भी बड़ी जो माइनर कमिटीज थी, ज्यादा जो महत्वपूर्ण माइनर कमिटीज थी, उनकी संख्या लगभग 15 यानी 15 मानी जाती है। मैंने यहाँ पर कुछ माइनर कमिटीज और 8 मेजर
कमिटीज का जिक्र किया है। देखिए जो मेजर कमिटीज थे इनके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि यूनियन पावर कमिटी के अध्यक्ष कौन थे। यूनियन पावर कमिटी यानी यूनियन को क्या पावर दिया जाना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो पूरे संविधान में केंद्र को क्या शक्तियां होंगी और राज्य की क्या शक्तियां होंगी। तो जवाहरलाल नेहरू को उस कमिटी का चेयरमैन बनाया गया। दूसरा था यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, यानी यूनियन के लिए जो संविधान में व्यवस्था होगी, संविधान यूनियन के लिए संविधान क्या होगा, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो तो केंद्र और राज्यों के बीच उनके जो अधिकार हैं, शक्तियां हैं, वो सब बटे हुए हैं, यानी कि थोड़ा फेडरल बना हुआ है। तो उसमें यह तय किया गया कि एक यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी होगी और उसके चेयरमैन भी बने जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ पर दो महत्वपूर्ण कमिटीज के चेयरमैन हो जाते हैं, एक यूनियन पावर कमिटी के और दूसरे यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी के। आगे बढ़ते हैं, फिर बात आती है कि प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि ये बड़ा विवादित था, क्योंकि प्रोविंसेस जो थे वो दो तरह से थे। ब्रिटिश प्रोविंस थे तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मेन प्रॉब्लम ये थी जो ऐसे प्रोविंस, ऐसे क्षेत्र, ऐसे राज्य जो राजाओं के अंतर्गत थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ज्यादा विश्वास नहीं रखते थे, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, तो उनको मनाना बहुत कठिन काम था। और इस काम को सरल करने के लिए सरदार पटेल को तय किया गया और उनको जो है प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी का चेयरमैन बनाया गया, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल को। फिर सवाल उठा कि भाई ये जो चीजें जब निकल करके आएंगी, जो कमिटीज जब रिकमेंड करेंगी, अलग अलग कमिटीज अपनी बातें बताएंगी, तो वो तो बहुत तरह की बातें होंगी, लेकिन उन बातों में से अच्छी बातों को निकालना और उनको एक ड्राफ्ट के रूप में तैयार करना, तो वो ड्राफ्टिंग का कौन करेंगे, तो उसके लिए एक पूरी कमिटी थी, उसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी, प्रारूप समिति हिंदी में बोलते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कमिटी। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को इनका अध्यक्ष बनाया गया। तो ड्राफ्टिंग कमिटी चेयरमैन वाज डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और ड्राफ्टिंग कमिटी अलग से जो, चूंकि ये महत्वपूर्ण थी तो इस पे हम अलग से भी आपसे चर्चा करेंगे कि ये ड्राफ्टर कमिटी में कौन कौन लोग थे। फिर एक बात करते हैं फंडामेंटल राइट की, क्योंकि इसकी डिमांड बहुत पुरानी थी कि हमारे देश के नागरिकों को जो है मूल अधिकार होना चाहिए। और आपने देखा भी कि जो उद्देश्य प्रस्ताव था, जो पर्पस प्रपोजल था, उस उद्देश्य प्रस्ताव में भी फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। तो फंडामेंटल राइट के लिए, माइनॉरिटी लोगों की हितों के लिए, ट्राइबल्स को बेहतर सुरक्षा मिले, ट्राइबल्स के हितों को ध्यान में रखने के लिए जो एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई, उसके चेयरमैन बनाए गए सरदार पटेल। तो सरदार पटेल एक तो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन और दूसरे फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल लोगों के हितों के लिए एक एडवाइजरी कमेटी थी, उसके भी चेयरमैन थे। लेकिन अब इतना सारा काम अकेले सरदार पटेल कैसे करेंगे, तो उनको कुछ मदद देने के लिए सब कमेटी बनाएंगे। कुछ सब कमिटीज के नाम मैंने यहां दिए हैं। सब कमिटीज में थे, एक था सब कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, यानी मूल अधिकारों पर सब कमिटी, हिंदी में बोलते हैं उप समिति, मूल अधिकारों की उप समिति। इसमें मदद देने के लिए, पटेल साहब को मदद देने के लिए जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया। सब कमिटी ऑन माइनॉरिटी, जो अल्पसंख्यक लोगों के हितों को क्रश न किया जा सके, अल्पसंख्यक लोगों का भरोसा संविधान सभा में बना रहे, इसके लिए कमेटी बनाई, उसके चेयरमैन बनाए गए हरिश्चंद्र मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। और जो ट्राइबल रिलेटेड जो मैटर्स थे, उन ट्राइबल रिलेटेड मैटर्स के लिए कमेटी बनाई गई, गोपीनाथ बारदोलोई उसके अध्यक्ष थे। तो ये कुछ सब कमिटीज थी जो फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल्स एडवाइजरी कमेटी के अंदर काम करती थी। इस कमेटी के पूरी तरह से चेयरमैन थे सरदार पटेल, लेकिन उनको मदद देने के लिए ये तीन सब कमेटी आ गई, जिसमें एक के फंडामेंटल राइट वाली सब कमेटी के चेयरमैन कौन हो गए, जेबी कृपलानी। माइनॉरिटी सब कमेटी के चेयरमैन कौन हो गए, हरिश्चंद्र मुखर्जी। और ट्राइबल रिलेटेड सब कमेटी के चेयरमैन कौन हो गए, गोपीनाथ बारदोलोई। और आगे बढ़ते हैं,
और ये एक छठवीं जो मेजर कमिटी है उसको बोलते हैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर यानी कि संविधान सभा में जब कोई भी प्रस्ताव आएगा, कोई भी प्रपोजल आएगा, कोई भी कमिटी अपनी रिपोर्ट देगी तो प्रोसीजर तय होना चाहिए ना, काम कैसे होगा। तो उस प्रोसीजर के लिए एक कमिटी बनाई, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, और उसके चेयरमैन बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उसका चेयरमैन बनाया गया। फिर एक कमिटी आई, उसका नाम था स्टेट कमिटी, यानी कमिटी फॉर नेगोशिएशन विथ स्टेट्स। कमिटी फॉर नेगोशिएशन विथ स्टेट्स, अरे स्टेट्स के साथ बातचीत होता रहे। पटेल साहब तो अपना काम कर ही रहे थे उनके कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, लेकिन नेगोशिएशन वाली बात थी तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू ने अपने पास इस अधिकार को रखा और नेगोशिएशन कमिटी के रूप में स्टेट के लिए जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाया गया। और फिर एक कमिटी थी स्टीयरिंग कमिटी, हिंदी में बोलते हैं संचालन समिति, यानी संविधान सभा का जो संचालन होगा तो कैसे संचालित होगा, तो बेहतर यही होगा कि जो संविधान सभा के अध्यक्ष हैं वही संचालित करें संविधान सभा को। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को ही स्टीयरिंग कमिटी का चेयरमैन बना दिया गया। तो इस तरह से ये 8 मेजर कमिटीज थी, यानी बड़ी कमिटीज थी, बड़ी समितियां थी। यूनियन पावर कमिटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, ड्राफ्टिंग कमिटी, फंडामेंटल राइट माइनॉरिटी एंड ट्राइबल्स एडवाइजरी कमिटी, देन रूल्स प्रोसीजर कमिटी एंड स्टेट committee यानी committee for negotiation with states, and then the last was a steering committee which was headed by Dr. Rajendra Prasad। अब इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको अगर आप लिख रहे हैं तो आप इसे लिख भी सकते हैं और इस पर 2-4 बार आप नजर डालिए, आपको याद रहेगा। जवाहरलाल नेहरू किस कमिटी से संबंधित थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर किससे संबंधित थे, सरदार पटेल किससे संबंधित थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किससे संबंधित थे। ये 4 लोग ज्यादातर कमिटी से रिलेटेड थे। और बीच में जो सब कमिटीज हैं उनमें 3 नाम आते हैं, JB कृपलानी, SC मुखर्जी और गोपीनाथ बारतुले। तो आसानी से याद रखा जा सकता है। अब सवाल उठता है माइनॉरिटीज कमिटीज। तो माइनॉरिटीज कमिटीज तो बहुत सारी थी, देयर वेयर एक मिनट, ये मैंने माइनॉरिटीज बोला, नॉट माइनॉरिटी, दैट इज माइनर कमिटी, है ना, दैट इज माइनर कमिटी। माइनर कमिटी मतलब, मेजर कमिटी तो मतलब जिसका बड़ा काम है, महत्वपूर्ण बड़ी जिम्मेदारी है, और दूसरा हो गया माइनर कमिटी। माइनर मतलब थोड़ा कम महत्वपूर्ण कमिटी, और छोटी कमिटी भी होगी, तो माइनर कमिटीज हो गया। तो माइनर कमिटी के अंतर्गत मैंने कुछ नाम रखे हैं यहाँ पर, जैसे एक है कमिटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो क्या हो गया, ये जीवी मावलंकर जी ये काम देखते थे। कमिटी ऑन फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर जो भी फंक्शन होगा, जो भी कार्य होगा, वो काम क्या होगा, किस दिन क्या काम होगा, ये जीवी मावलंकर जी तय करते थे। ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमिटी, कार्य संचालन कैसे होगा, कार्य का संचालन कैसे होगा, कितने बजे कौन सा कार्य किया जाएगा, उस कार्य को संचालन यानी कि उस ऑर्डर ऑफ बिजनेस, यानी ऑर्डर क्या होगा, किस क्रम में काम होगा, किस क्रम से चीजों को वहां पर लाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। आज भी होता है संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में प्रश्नकाल होता है, शून्यकाल होता है ना, पे अटेंशन मोशन होता है, सेंसर मोशन होता है, वो सब कहीं ना कहीं इन सब चीजों से ही जुड़ी हुई चीजें हैं। तो यहाँ पर भी वही सब हो रहा है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, संविधान सभा, ये भी काम उसी तरह से कर रही है, क्योंकि इनके पास भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं, इनका काम क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, संविधान बनाना। और संविधान बनाने के लिए इन्होंने बहुत सी कमिटीज बनाई, और कमिटीज अपनी अपनी रिपोर्ट रखेंगे। फिर उन रिपोर्ट के आधार पर क्या होगा, ड्राफ्टिंग होगी, कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग होगी, फिर वो ड्राफ्टिंग पे बहस होगी। तो ये सब काम होगा कैसे, तो इसीलिए ये सब इतनी सारी कमिटीज बनाई गई है। फिर आ गया एक एडॉक कमिटी ऑन नेशनल फ्लैग, एक राष्ट्रीय झंडा होना चाहिए, तो इसके ऊपर एक कमिटी बना दी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया। एडहॉक कमिटी यानी कि तदर्थ, यानी कि तात्कालिक रूप से एक एडहॉक कमिटी बना दिया थोड़ी देर के लिए कि भाई आप ये तय कर लीजिए, क्योंकि नेशनल फ्लैग का होना जरूरी है, तो आप ये तय कर दीजिए क्या होना चाहिए नेशनल फ्लैग। एडहॉक कमिटी ऑन सुप्रीम कोर्ट, एक सुप्रीम कोर्ट के लिए भी कि सुप्रीम कोर्ट के क्या अधिकार होंगे, किस तरह से काम करेंगे, कहां पर होना चाहिए,
चाहिए, इनके ऊपर भी एक इन्होंने तय कर दिया कि भाई एक कमिटी होनी चाहिए, और इसका चेयरमैन बना दिया इन्होंने एस बारदाचारी को, एस बारदाचारी को। और सिटीजनशिप के लिए भी एक एडहॉक कमिटी बनी और उसके भी चेयरमैन बनाए गए एस बारदाचारी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कमिटीज का फॉर्मेशन हो गया, मेजर कमिटी हो गई और माइनर कमिटी हो गई। अब यहां पर मैंने एक कमिटी का जिक्र किया था, नाम था ड्राफ्टिंग कमिटी। ड्राफ्टिंग कमिटी का काम क्या होता है? ड्राफ्टिंग कमिटी का काम ये था कि जितनी भी कमिटीज अपनी अपनी रिपोर्ट देंगी, अब इतनी सारी कमिटीज हैं, कोई फ्लैग के, नेशनल फ्लैग के ऊपर रिपोर्ट दे रहे हैं, कोई सिटीजनशिप के ऊपर रिपोर्ट दे रहे हैं, कोई फंडामेंटल राइट के ऊपर रिपोर्ट दे रहे हैं, कोई यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रिपोर्ट दे रहे हैं कोई कमिटी, कोई स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर रिपोर्ट दे रहे हैं। अब इतने सारे रिपोर्ट्स यानी जो आ रही हैं, उनको कैसे प्रॉपर वे में सिस्टमेटिकली जो है ड्राफ्ट किया जाए, उनको क्रम से लगाया जाए, और उनमें जो बेहतर चीजें हैं उसे ही हमें रखना है, जो काम की चीज नहीं है उसे बाहर करना है। तो ड्राफ्टिंग कमिटी ने क्या काम किया, महत्वपूर्ण काम ये किया कि उन्होंने एक तो सारे जो विश्व के लगभग 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी की, ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन वेर स्टडीड, और उसको अध्ययन करने के बाद उन्होंने उनमें से यानी कमिटीज की रिपोर्ट में से इंडियन पर्सपेक्ट में यानी भारतीय संदर्भ में अच्छी अच्छी चीजों को चुन लिया और ड्राफ्ट कर लिया। तो ये काम था ड्राफ्टिंग कमेटी का। ये एक्चुअली थोड़े बाद में गठित हुआ था। भाई आपको बताया हमने कि संविधान सभा का गठन तो हो चुका था और 9 दिसंबर 1946 द फर्स्ट मीटिंग वाज ऑलरेडी हेल्ड। लेकिन देखिए ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी है ये 29 अगस्त 1947 में जाके बनी है, यानी लगभग 7 महीने बाद ये कमेटी बनी, ड्राफ्टिंग कमेटी। और इनका काम जो मैंने यही है कि थिंक प्रपोजल ऑफ डिफरेंट कमिटी एंड मेक द ड्राफ्ट बनाओ कॉन्स्टिट्यूशन का, तैयार करो कि क्या क्या रखा जाना चाहिए और क्या क्या नहीं रखा जाना चाहिए। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति और कानून के जानकारों को रखा गया था। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अपने आप में बहुत शिक्षाविद थे, विद्वान थे, लॉयर थे, काफी सारे विषयों के जानकार थे। इनके बारे में अलग से भी आप जैसे यूपीएससी या स्टेट पीएससी देते हैं तो जो यूपीएससी का 4th पेपर है या एमपीपीएससी का 4th पेपर है, वहां पर डिटेल में अभी आपको पढ़ना पड़ता है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के बारे में। तो ये अलग से चर्चा होगी इनके बारे में। लेकिन फिलहाल देखिए ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन है, इनको लेकर के तमाम चर्चा होती रहती है भारतीय राजनीति में। एन गोपाल स्वामी आयंगर ये मेंबर थे, ए कृष्णा स्वामी अय्यर इसके मेंबर थे, डॉक्टर के एम मुंशी इसके मेंबर थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला इसके मेंबर थे, एन माधव राव ये बीएल मित्र की जगह पर, जो बीएल मित्र जो थे वो एक्चुअली हेल्थ रीजन से उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया था, तो उनकी जगह पर यानी बीएल मित्र की जगह पर ये जो है एन माधव राव जो है इसके मेंबर बनाए गए। और टीटी कृष्णामाचारी ये जो है 1948 में डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी। पहले इसके मेंबर्स में डीपी खेतान थे तो उनकी डेथ हो गई, उनकी जगह पर टीटी कृष्णामाचारी को रखा गया। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी में अध्यक्ष सहित यानी चेयरमैन यानी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सहित कुल 7 मेंबर्स थे। और इस तरह से ये ड्राफ्टिंग कमेटी का बहुत महत्वपूर्ण काम था कि सारी कमिटीज की रिपोर्ट्स को कलेक्ट करना, उनमें से मुख्य बातों को निकालना, विश्व के विभिन्न संविधानों को अध्ययन करना और भारत के संदर्भ में कॉन्स्टिट्यूशन के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है उसे रखना और जो चीजें काम की नहीं है उसे छोड़ देना। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था और इन्होंने बेहतर काम किया भी। और इस तरह से पहला ड्राफ्ट इन्होंने तैयार किया इन फरवरी 1948 में। इन्होंने जो पहला ड्राफ्ट यानी कि फर्स्ट ड्राफ्ट जो तैयार हुआ वो हुआ फरवरी 1948 में। ठीक है, तो देखिए इन्होंने अपना काम पूरी संजीदगी से किया। 29 अगस्त 1947 में गठित हुआ, 29 अगस्त 1947 अगस्त के महीने में 8वां महीना है ना। और इन्होंने जो है अपना फरवरी में जो है इन्होंने पहला ड्राफ्ट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने दे दिया, या जो कमिटीज थी बाकी कमिटीज को बता दिया कि भाई हम पहला ड्राफ्ट तैयार कर चुके हैं, और फरवरी में जाके ये चीज सामने आ गई। तो लगभग 6 महीने का समय लगा इनको ये पहला ड्राफ्ट तैयार करने में। लेकिन यहां पर जब ये ड्राफ्ट कमेटी की बात करेंगे
और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करेंगे तो एक व्यक्ति को भूल गए तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। वो व्यक्ति है BN राव। BN राव का नाम नहीं भूलना है, बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति हैं BN राव। ये ICS रह चुके हैं। 1909 में इन्होंने ICS क्वालिफाई किया था, इंडियन सिविल सर्विस को 1909 में क्वालिफाई किया था। इनकी खासियत क्या थी कि एक तरफ जहां ये बहुत ही बढ़िया एग्जीक्यूटिव का काम कर रहे थे, यानी प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे, और जैसा कि जानकारी है ये गवर्नर जनरल के जो ऑफिस होते हैं उसमें सेक्रेटरी लेवल तक काम कर चुके हैं, उसके सचिव पद तक। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ ये कई जिलों में जज के रूप में काम कर चुके थे, यानी कि जज के रूप में भी काम कर चुके थे और सेक्रेटरी के रूप में भी गवर्नर जनरल के पास काम कर चुके थे, ICS भी थे और कलकत्ता हाई कोर्ट में कुछ समय तक जज भी रहे। तो इन्हें कानून का, विश्व के विभिन्न देशों के कानून का काफी ज्ञान था। तो इन्हें बनाया गया हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यानी संविधान सभा का एडवाइजर, इन्हें सलाहकार बनाया गया। तो ये जो है मुख्य रूप से हमारी जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी इसको लगातार ये सलाह दे रहे थे। तो इन्होंने जो ड्राफ्ट का जो कच्चा चिट्ठा तैयार किया वो कच्चा चिट्ठा आया किसके पास? ड्राफ्टिंग कमेटी के पास, और ड्राफ्टिंग कमेटी ने उसको कच्चे चिट्ठे को एक मजबूत चिट्ठे में यानी कि पक्के चिट्ठे में कन्वर्ट कर दिया, और फर्स्ट ड्राफ्ट जो है निकल करके सामने आ गया फरवरी 1948 में। फरवरी 1948 में जैसे ही ये ड्राफ्ट आया, अब उसके बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई। अब सबको ये कहा गया कि ड्राफ्ट तो आ गया है, अब ये ड्राफ्ट बताइए ये सही है कि नहीं, किसी के मन में कोई बात हो तो बताइए। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में के जो मेंबर थे उनको भी बोला गया, और अगर वो मेंबर्स चाहें तो पब्लिक से भी एडवाइस ले सकते हैं, जनता को भी बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर टाइम दिया गया, इनको टाइम दिया गया 8 मंथ, 8 महीने का समय दिया गया। 8 months was given for discussion and amendment। अगर किसी भी सदस्य को कुछ कहना है, कोई नई चीज जोड़ना है, उस ड्राफ्ट में कुछ संशोधन करना है, तो बेझिझक कहिए, बेझिझक उसमें अमेंडमेंट करने के लिए बोलिए। आपको कुछ भी, जो भी आपको लगता है, पब्लिक की कोई चॉइस है, माइनॉरिटीज की कोई चॉइस है, शेड्यूल कास्ट के मेंबर्स की कोई चॉइस है, शेड्यूल ट्राइब के लोगों की कोई चॉइस है, मान लीजिए देसी रियासतों की कोई चॉइस है, बताइए। इसमें अगर संभव हुआ तो इंक्लूड होगा। तब जाकर के ये 8 महीनों तक ये प्रोसेस चलता रहा, और आफ्टर गेटिंग सजेशंस एंड क्रिटिसिज्म द सेकंड ड्राफ्ट केम इन अक्टूबर 1948। अक्टूबर 1948 में इसका सेकंड ड्राफ्ट तैयार हो गया। तो दूसरा ड्राफ्ट आ गया भाई, उसमें संशोधन हुए, बहुत सारी नई चीजें आ गई, और इस तरह से ये अक्टूबर 1948 में नया ड्राफ्ट आ गया। अब फिर भी अभी भी संतुष्टि नहीं हुई, अभी भी ये जो अक्टूबर 1948 के बाद भी संतुष्टि नहीं है, अभी भी थोड़ा सा धैर्य रखा। अभी ये जो है एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया, उसमें थोड़ी चीजों को इधर उधर से लाके दूसरे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन का चूंकि स्टडी किया था इस बीच में, तो अगर कोई अच्छी चीज लगी तो भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सुझाव, जनता के सुझाव, उन सब सुझावों के आधार पर एक फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ ऑन 4 नवंबर 1948। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बना ड्राफ्टिंग कमिटी ने जो काम किया उससे तैयार हुआ ये फाइनल ड्राफ्ट, और फाइनल ड्राफ्ट आ गया लोगों के सामने 4 नवंबर 1948, 4 नवंबर 1948। अब शुरू होता है असली बहस, क्योंकि अब फाइनल ड्राफ्ट आ गया। अब जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, डॉक्टर अंबेडकर ने सबके सामने रख दिया कि भाई ये फाइनल ड्राफ्ट है, अब इसको जो है आप लोग करिए पारित, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इसको अप्रूव कर देगी, फाइनलाइज कर देगी, तो भारत का संविधान बन जाएगा। अब लोगों के सामने यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने ये तय होना था कि ये जो ड्राफ्ट रखा गया है ये सही है या इसमें कुछ अभी भी परिवर्तन की जरूरत है। तो देखिए फिर शुरू हुई बहस शुरू हुई। पहला डिस्कशन, जनरल डिस्कशन ऑन 4 नवंबर
टू 9 नवंबर 1948, ये है पहला डिस्कशन का टाइम। मतलब जैसे ही ड्राफ्ट कमिटी ने, अंबेडकर महोदय ने जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने रखा, 5 दिनों तक बहस चलती रही, 5-6 दिनों तक बहस चली। इसको बोलते हैं जनरल डिस्कशन या फर्स्ट डिस्कशन। फर्स्ट डिस्कशन के बाद सेकंड डिस्कशन का टाइम आया, फिर थोड़ा रुक गए, 5-6 दिन रेस्ट किया, फिर दूसरा फेज आया 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। अब देखिए भरपूर समय दिया गया है डिस्कशन के लिए, भरपूर समय, लगभग कितना, लगभग ये समय होगा 1 ईयर, ऑलमोस्ट, लगभग about 1 year is given to the Constituent Assembly to give their advice, make amendments, everything can be made with the drafting or put in front of the Constituent Assembly। कब से लेकर कब तक, डेट ध्यान रखिए, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1939 तक, ये सेकंड डिस्कशन का टाइम था। और ये डिस्कशन इसलिए खास है क्योंकि इसमें क्लॉज वाइज डिस्कशन हुआ था। क्लॉज वाइज यानी कि क्या क्या कंडीशंस उसमें कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट में रखा गया है, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट में, उसके छोटे छोटे स्टेट को लेकर के, यूनियन को लेकर के, फंडामेंटल राइट को लेकर के, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को लेकर के, है ना। तो लगभग सभी चीजों पर, सभी खंडों पर बातचीत की गई, सभी पार्ट्स के ऊपर बातचीत की गई, डिस्कशन किया गया, और पता चला कि 7653 अमेंडमेंट प्रपोजल केम, 7653 प्रस्ताव आए उसमें सुधार के। यानी जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ, जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया था, जब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने आया, पहला डिस्कशन, फिर दूसरा डिस्कशन, और फिर दूसरे डिस्कशन के बाद 7653 अमेंडमेंट प्रपोजल आए, लेकिन उनमें से 2473 प्रपोजल पर ही डिस्कशन किया जा सका। जो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पर डिस्कशन किया जा सका। अब अगर आप कल्पना कीजिए, अगर ये 7653 प्रपोजल पर अगर डिस्कशन किया जाता तो मुझे लगता है कि 1-1.5 साल का समय और लग जाता। तो वैसे ही भारत के संविधान बनाने में लंबा समय लगा, 2 years 11 months and 18 days। और अगर ये सब पे डिस्कस किया जाता तो ये बहुत बढ़ जाता। तो इसीलिए मैं उसको बार बार कोट नहीं करूंगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप इतना ध्यान रखिए कि 7653 अमेंडमेंट्स प्रपोजल केम, बट द डिस्कशन वाज मेड ओनली ऑन 2473 प्रपोजल्स। अब क्या होता है, अब ये होता है कि थर्ड रीडिंग शुरू होती। जब ये सब बातचीत हो गई तो तीसरी रीडिंग शुरू होती है। कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्ट कमेटी है उसमें फिर संशोधन करती है, फिर कुछ नई चीजों को डालती है, फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने आता है। तीसरी रीडिंग 14 नवंबर 1949 से 17 अक्टूबर को ये खत्म हुआ था दूसरी रीडिंग। अब तीसरी रीडिंग शुरू होती है 14 नवंबर 1949 से, और ये जाता है 26 नवंबर 1949 तक। अब ये 26 नवंबर 1949 का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने तय कर लिया कि जो हमें करना था वो हमने कर लिया, जो हमें अमेंड करना था, जो सुधार करना था, जो बेहतर किया जा सकता था स्वतंत्र भारत के संविधान के लिए, वो सब हमने कर लिया। इसीलिए अब 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को एनेक्ट किया जा सकता है, यानी लागू किया जा सकता है, और लागू कर दिया। और इसी दिन 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू कर दिया गया, और जो महत्वपूर्ण 15 अनुच्छेद थे, 15 आर्टिकल्स, वो लागू कर दिए गए। और इस तरह से जो है 26 नवंबर 1949 को ये जो थर्ड रीडिंग थी ये कंप्लीट कर दी गई, और इस तरह से भारत का संविधान भी लागू कर दिया गया। लेकिन क्या बात यहीं खत्म हो जाती है? नहीं, इस बीच में बहुत सारे और भी चीजें होती हैं, इस पर भी हम चर्चा करते हैं।
जैसा कि अभी हमने कहा 26 नवंबर 1949 को ऑन 26 नवंबर 1949 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान लागू कर दिया गया। अब ये जब लागू हुआ, लेकिन जब से ये बनना शुरू हुआ उस बीच में देखिए कुछ बड़े बदलाव आए। अब जैसे एक बदलाव की बात हम इसलिए करेंगे क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी बीच में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 जून 1947 में आता है। ठीक, ये तो आप सबको पता है, हिस्ट्री में पढ़ा है आपने, इंडिपेंडेंस जो फ्रीडम मूवमेंट है इंडिया का वहां पर। तो जो चेंज, एक बड़ा चेंज ये आया कि जब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हुआ माउंटबेटन प्लान के तहत जून 1947 में, तो संविधान सभा की जिम्मेदारी में कुछ बदलाव आ गए। बदलाव ये आया कि एक तो काम संविधान सभा को ये करना था कि उन्हें स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना था। Constituent Assembly, the prior responsibility was to make constitution for independent India and that was continued, और वो कंटिन्यू रहा। दूसरी जिम्मेदारी ये आ गई कि चूंकि भारत जो है स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत और पाकिस्तान नाम के दो अलग अलग राष्ट्र हो गए। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आता है। भारत अभी तक क्या था कि पाकिस्तान जैसी कोई चीज नहीं थी। जब कैबिनेट मिशन आया, जब प्रांतीय विधानसभाओं से जब संविधान सभा के लिए चुनाव हुए, उस समय तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। 389 मेंबर्स चुने गए, जो हमारे प्रोविंसेस थे, जो ब्रिटिश प्रोविंस थे, जो देसी राज्य थे, जो कमिश्नरी स्टेट थे, वो सब चुन के आए। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ये इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है, वैसे ही बदलाव आता है कि भाई एक तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाना है और दूसरी तरफ जो ऑलरेडी जो कानून है या जो कानून बनाना है, जो तात्कालिक शासन को चलाने के लिए, उस समय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए जिन कानूनों की जरूरत है वो कानून भी बनाना है। तो अब दो काम हो गए, एक तो लेजिस्लेचर के रूप में, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज टू वर्क एज लेजिस्लेचर एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज also to work to make the constitution for independent India. There were two works. अब दो काम यहाँ पड़ गए, तो अब दोनों कामों के लिए अलग अलग व्यक्ति हो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उस दिन सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अध्यक्षता करते थे जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन के मेकिंग वाला काम होता था, और जीबी मावलंकर उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अध्यक्षता करते थे जिस दिन शासन को चलाने के लिए, ने उस समय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए किसी कानून के ऊपर डिस्कशन होना होता था या कोई कानून बनाना होता था। तो दो काम, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो तरह से काम करने लगी। यानी कुछ दिन बैठक होती थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने के लिए, और कुछ मीटिंग्स होती थी, कुछ बैठकें होती थी लेजिस्लेचर के रूप में, यानी कि आप कह सकते हैं उस समय के पार्लियामेंट के रूप में। तो देखिए कितना बड़ा बदलाव आ गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के काम करने के तरीके में। कुछ काम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए और कुछ काम शासन व्यवस्था को चलाने के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जीबी मावलंकर ये दोनों जो है अलग अलग दिनों में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम होता था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जब लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका का काम करना होता था तो जीबी मावलंकर काम करते थे। और इसी कारण से यानी कि ये जो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 माउंटबेटन प्लान के तहत जो हुआ, उससे देखिए कुछ नंबर्स में भी चेंज आए। जो संविधान सभा में सदस्यों की संख्या थी वो टोटल 389 थी, उसमें बहुत सारे जो मेंबर्स थे वो मुस्लिम लीग के भी थे। अब मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे उनके तो भाई मन की बात हो गई, अब वो तो पाकिस्तान में बिजी हो गए, तो उन्होंने कहा भाई हमें क्या करना है अब संविधान सभा से, हमें नहीं चाहिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमें तो अलग होना है। तो देखिए ये 296 से घटकर ये 229 हो गए, यानी बचे हुए लोग चले गए। यानी 229 के अलावा जो लोग थे वो मुस्लिम लीग के थे और वो चले गए पाकिस्तान की तरफ। दूसरी तरफ जो 93 जो देसी राज्य वाले थे 93, 296 प्लस 93 कितना हो जाएगा 389। तो यहाँ पर 296 से माइनस होकर के ये हो गया 229 और 93 से माइनस होके हो गया 70। तो कुल मिलाकर के जब
इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आ गया, तो उसके बाद जो सदस्यों की संख्या रह गई वो हो गई 299, 299। और जो 90 सदस्य थे, 90 मेंबर्स थे, वो मुस्लिम लीग के थे और वो पाकिस्तान के फॉर्मेशन के साथ ही अलग हो गए। तो ये चीज भी यहाँ पर ध्यान रखना है। तो दो महत्वपूर्ण घटना होती है 26 नवंबर 1949 से पहले, जिसमें से ये एक बड़ी घटना थी 1947 का जो एक्ट है, जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को दो तरह का काम करना पड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का भी और लेजिस्लेचर का भी। और दूसरी तरफ जो संख्या थी वो घट करके कितनी हो गई, 299 हो गई। अब क्या होता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारे पास कितने लोग थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस समय, 299 मेंबर थे। 389 थे क्या, नहीं थे, 299 थे। तो 299 सदस्यों के सामने ही काम होना था। लेकिन 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया, यानी एडॉप्ट किया गया, एनैक्ट किया गया और गिवन टू देमसेल्फ यानी आत्मर्पित किया गया। अब ये तीन शब्द महत्वपूर्ण हो जाएंगे, ये संविधान के प्रियम्बल में भी आएगा, तो अभी से इसको ध्यान रखिए। एडॉप्टेड, एनेक्टेड एंड गिव टू देमसेल्फ, यानी अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया। कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। कितने मेंबर्स थे उस समय मैक्सिमम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, 299। लेकिन उस दिन 284 मेंबर ही थे जिन्होंने उस संविधान सभा को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित यानी एडॉप्टेड, एनेक्टेड एंड गिव टू देमसेल्फ वाला जो प्रस्ताव था उस दिन साइन किए यानी हस्ताक्षर किए। क्लियर हो गई बात। यानी कि उस दिन, जिस दिन ये एडॉप्टेड, एनेक्टेड एंड गिव टू देमसेल्फ हुआ, उस दिन 299 में से 284 मेंबर जो थे उपस्थित थे और उन्होंने हस्ताक्षर किए। ठीक, तो इस तरह से तीन डिस्कशन के बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान सभा को एडॉप्ट कर लिया, एनेक्ट कर दिया और गिव टू देमसेल्फ कर दिया, और इस तरह से भारत का संविधान लागू हो गया। तो जब लागू हुआ तो क्या किया अपन ने, तो देखिए पहली चीज तो ये कि वो जो संविधान हमने बनाया था उसमें 395 आर्टिकल, 395 अनुच्छेद थे और कितने शेड्यूल थे, तो 8 शेड्यूल थे। 8 शेड्यूल थे, तो कौन कौन से आर्टिकल थे जो हमने तत्काल लागू कर दिया इमीडिएटली, यानी 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया। तो देखिए कौन कौन सा आर्टिकल है। एक तो ये आर्टिकल है जो सिटीजनशिप से रिलेटेड है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8 एंड 9। इसके अलावा आर्टिकल 60 है, आर्टिकल 324 जो आपको मालूम है इलेक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा आर्टिकल 366, ये बहुत सारे जो टर्म्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है वो यही किए गए हैं, तो सिटीजनशिप से रिलेटेड, इसके अलावा इलेक्शन से रिलेटेड, इसके अलावा टर्म्स को डिफाइन करने से रिलेटेड, और इसके अलावा आर्टिकल 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393। टोटल अगर आप देखेंगे तो टोटल 15 आर्टिकल जो हैं ये इसी दिन लागू कर दिए गए, यानी कि संविधान हो गया लागू, यानी कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनेक्टेड यानी कि एडॉप्टेड एंड गिव टू देमसेल्फ हो गए। तो इसीलिए प्रियम्बल में लास्ट में लिखा रहता है कि आज 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा ने इस संविधान को क्या कर लिया, एडॉप्टेड, एनेक्टेड और गिव टू देमसेल्फ कर लिया। तो यही चीज यहां पर आता है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अब यहां पर क्या होता है, एक चीज छोड़ दी गई भाई, उनके जो संविधान सभा के दिमाग में एक बात थी कि भाई हमने बहुत मेहनत से, बहुत मुश्किलों से ये स्वतंत्रता हासिल की है, तो हम उस दिन को जरूर याद रखना चाहेंगे जब लाहौर अधिवेशन में हमने ये तय किया था कि हम 26 जनवरी 1930 को, लाहौर अधिवेशन 1929, लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, और उसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। उन्होंने तय किया था कि 26 जनवरी 1930 ऑन 26 जनवरी 1930 विल बी द टोटल
फ्रीडम डे यानी पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में हम मनाएंगे। तो वो 26 जनवरी का दिन यादगार बनाना था। तो थोड़ा रुक गए, क्योंकि 26 नवंबर को तो जरूरी वाले आर्टिकल्स तो लागू कर ही दिए। अब उन्होंने कहा हम संविधान को पूरी तरह से लागू करने के लिए हमको थोड़ा इंतजार करना है, तब तक हम थोड़ा उसको और बेहतर बना लेंगे। 26 नवंबर 1949 को आप लोगों ने देखा कि संविधान के कुछ प्रावधानों को लागू किया गया, लेकिन संविधान को पूरी तरह से लागू किया गया 26 जनवरी 1950 को। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि संविधान लागू कब किया गया। तो देखिए, लागू तो किया गया 26 नवंबर 1949 को, इसमें कोई शक नहीं है। इम्प्लीमेंट मतलब जो एडॉप्टेड, एनेक्टेड और गिव टू देमसेल्फ वाली जो बात है, ये 26 नवंबर 1949 ही होगा। लेकिन पूरी तरह से लागू कब हुआ, कंप्लीटली लागू कब हुआ, संविधान को लागू करने में हमने रिपब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है ये कब हमारे देश में आया, तो रिपब्लिक हम बने 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। और 26 जनवरी का डेट हमने क्यों चुना था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया था लाहौर कॉन्फ्रेंस के बाद। तो इसीलिए वो 26 जनवरी का डेट हम यादगार बनाना चाहते थे, तो इसीलिए थोड़ा इंतजार किया और 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया। तो इस तरह से हमारा संविधान जो है ये पहले लागू हुआ और फिर पूरी तरह से लागू हुआ और हम एक इंडियन रिपब्लिक यानी कि गणराज्य, भारत गणराज्य के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन इसी बीच में जो संविधान सभा थी यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसने कई महत्वपूर्ण काम और भी किए। तो ये बात भी ध्यान देना जरूरी है कि क्या क्या वो महत्वपूर्ण काम किए। तो देखिए, एक तो ये काम किया कि मई 1949 में, मई 1949 में जो है ये जो कॉमनवेल्थ होता है, कॉमनवेल्थ यानी राष्ट्रमंडल की सदस्यता, ये जो है राष्ट्रमंडल की सदस्यता यानी कॉमनवेल्थ की सदस्यता को वेरीफाई किया। एक काम हुआ, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया, क्योंकि उस समय और कोई सिस्टम नहीं था हमारे पास। तो राष्ट्रमंडल के सदस्य बन गए, हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बन गए। कॉमनवेल्थ मतलब वो कंट्रीज जो पहले ब्रिटिश गुलाम हुआ करते थे, ब्रिटिश शासन हुआ करती थी, जो ब्रिटेन के उपनिवेश थे, उन उपनिवेशों का एक संगठन, उन कॉलोनीज का एक संगठन कॉमनवेल्थ कंट्रीज कहलाते हैं। तो ब्रिटेन ने वो कॉमनवेल्थ बना रखा था और बोला कि भाई आप लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले हो, तो आप अगर बनना चाहते हो मेंबर बन जाओ, अच्छा है, हम मदद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो सदस्यता का जो है सत्यापन कर दिया उन्होंने। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया। 22 जुलाई है ना, 22 जुलाई यानी 22 जुलाई 1947 को भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज था वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अडॉप्ट किया, मतलब अपना लिया। ठीक, ये डेट याद रखना, ये 47 का डेट है। 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को नेशनल जो एंथम है, राष्ट्रगान है ना, जनगण मन, राष्ट्रगान को अडॉप्ट किया 24 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले। फिर 24 जनवरी 1950 को ही नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रगीत, भारत का जो राष्ट्रगीत है कौन सा, वंदे मातरम है ना, वंदे मातरम राष्ट्रगीत, उसे जो है उन्होंने अडॉप्ट किया नेशनल सॉन्ग को। फिर 24 जनवरी 1950 को ही एक और निर्णय लिया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है उस समय प्रेसिडेंट के रूप में, एज ए प्रेसिडेंट जो है उनको इलेक्ट किया गया, क्योंकि आगे काम चलाना था ना, आगे काम तो, और इलेक्शन तो हुआ नहीं है प्रेसिडेंट का, अभी लोकसभा का चुनाव भी नहीं हुआ, तो काम कैसे चलेगा। तो इसीलिए वो जो कुछ आर्टिकल्स जो पहले 26 नवंबर को जो इनेक्ट किए गए थे, उसी का लाभ लेते हुए 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि भारत अब पूरी तरह से स्वतंत्र भी हो चुका था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान भी बना लिया था और संविधान जो बनाया था उसे
एडॉप्ट भी कर लिया था और साथ ही साथ उसका नेशनल फ्लैग भी तैयार था, नेशनल एंथम भी तैयार था, नेशनल सॉन्ग भी तैयार था और भारत जो है राष्ट्रमंडल की सदस्य भी बन चुका था और भारत के राष्ट्रपति भी बन चुके थे। तो अब भारत एक पूरी तरह से संप्रभु राष्ट्र के रूप में स्थापित हो चुका था। 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हुई। ये 24 जनवरी जो है बड़ा हड़बड़ी, बहुत ज्यादा काम वाला दिन था। आपने देखा कितना सारा काम हुआ इस दिन नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बनाना, ये सब इसी दिन हो गया और साथ ही साथ ये अंतिम बैठक भी थी और इस तरह से 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक भी हो गई। फिर और क्या करना था कि भाई अब तो सब हो गया, 26 जनवरी 1950 को हमने पूरी तरह संविधान को भी अपना लिया, पूरी तरह संविधान लागू भी हो गया, तो रिपब्लिक भी बन गया। लेकिन अभी संसद तो बनना बाकी है ना, और संसद का बनना मतलब लोकसभा का चुनाव होना, और लोकसभा के चुनाव के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा। तो 1951-52 तक जब तक जनरल इलेक्शन नहीं हुआ तब तक ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कन्वर्ट हो गई इंटरिम पार्लियामेंट में, अंतरिम संसद में परिवर्तित हो गई, इंटरिम पार्लियामेंट। ये सब टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, थोड़ा ध्यान से पढ़ते तो पता चलता है कि ये 26 जनवरी 1950 को तो संविधान पूरी तरह लागू हो गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने लागू कर लिया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 के बाद भी संसद चुनी हुई जो लोकसभा का गठन होता है वो तो हुआ नहीं था, तो थोड़ा समय तो चाहिए होगा ना। तो वो 1-1.5 साल का जो लगभग समय था उसमें वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंटरिम पार्लियामेंट में कन्वर्ट कर दिया गया और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान का निर्माण हुआ और संविधान के निर्माण के बाद उसे लागू भी कर दिया गया। लेकिन क्या ये सब आलोचनाओं से परे था? इसके ऊपर हम और आपसे विस्तृत चर्चा अलग से करेंगे, लेकिन थोड़ा इंफॉर्मेटरी आपको बता देते हैं कि इतनी मेहनत, इतनी शानदार, इतना सब कुछ संविधान बनाया लेकिन आलोचनाओं से परे नहीं है। कुछ लोगों ने आलोचना किया, नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, ये तो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ही नहीं, इसमें तो हमारे समाज के सभी सदस्यों की भागीदारी नहीं है, भारत में कुछ ही लोगों की भागीदारी। नॉट ए सॉवरेन बॉडी, ये संप्रभु संस्था है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्यों? क्योंकि ये तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत बना, जब भारत स्वतंत्र नहीं था उसी समय बना दिया गया। सही बात है, कुछ तो बात इसमें भी सही थी, लेकिन फिर भी जो परिस्थितियां थी और जो काम किया गया उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो बहुत मुश्किल समय था और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किया उस मुश्किल समय में बहुत ही काबिले तारीफ है। फिर भी आलोचनाओं का सम्मान होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे कुछ बेहतर निकल के आता है। टाइम कंज्यूमिंग, बहुत लंबा समय ले लिया, 2 वर्ष 11 में 18 दिन, है ना। डोमिनेटेड बाय कांग्रेस मेंबर्स, कांग्रेस मेंबर एक ही राजनीतिक दल थी जिसका प्रभाव था, तो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था। ज्यादातर जो मेंबर्स थे वो या तो लॉयर्स थे या पॉलिटिशियंस थे, या तो वकील थे या फिर राजनीतिक ही थे, और ज्यादातर जो मेंबर थे वो हिंदूज थे, उसमें मुसलमानों और सिखों का प्रतिनिधित्व तो कम था। तो इस कारण से कई जो लोग हैं, कई विद्वान हैं, इसकी आलोचना भी करते हैं। तो इसको विस्तृत रूप से इन आलोचनाओं के ऊपर हम और एक समरी के रूप में जो फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है उसे अगली क्लास में हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।